हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद बिंग पहाड़ी में। दोस्तों, आगामी एग्ज़ाम आपका रही है सामने, बिल्कुल आपके एकदम फोकस करना है उस पर, जो कि 9 जून को है। दोस्तों, अब 1 महीने के आसपास का समय बचा हुआ है आपके पास। आप पूरी तरह से तैयारी कर चुके हो दोस्तों। अब उसका रिवीजन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगवाइए दोस्तों, तो इससे आपको फ़ायदा होगा दोस्तों। तो अच्छे से मेहनत करनी है, लास्ट टाइम पूरा एफर्ट लगा देना है तैयारी के लिए, और आपका सिलेक्शन आबकारी में हो जाएगा दोस्तों। तो मैं यहाँ पर आपको कंटिन्यू क्लास दे रहा हूँ दोस्तों। उत्तराखंड की हो गया, जीएस की भी हो गई और हिंदी की भी हो गई, तो कंटिन्यू क्लास देते रहूँगा दोस्तों जब तक आपका एग्ज़ाम होता है। तो आपको अच्छे से तैयारी करके चलना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर पहले प्रश्न की ओर देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो, और लाइक कमेंट भी ज़रूर करना है दोस्तों। आपको, आप वीडियो देखते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो दोस्तों, तो आपको सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है दोस्तों। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर, हिल यात्रा उत्सव उत्तराखंड में किसकी देन मानी जाती है? पहला ऑप्शन है पश्चिमी नेपाल, दूसरा है पूर्वी नेपाल, तीसरा है तिब्बत और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपने हिल यात्रा उत्सव के बारे में सुन रखा होगा दोस्तों, जो कि पिथौरागढ़ जिले में मनाया जाता है, पिथौरागढ़ जिले में। तो ये किसकी देन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो पश्चिमी नेपाल है दोस्तों, उसी की देन है हिल यात्रा उत्सव। और हिल यात्रा उत्सव क्या है दोस्तों? यह कृषकों तथा पशुपालकों का उत्सव है दोस्तों, जो कि गोरखाओं की देन मानी जाती है। जब यहाँ पर गोरखे आए थे दोस्तों 1790-91 के आसपास, 1790 में कुमाऊं में आए थे दोस्तों, और 1791 में गढ़वाल में आए थे दोस्तों। तो दूसरी बार कब आए थे? दूसरी बार आए थे दोस्तों 1803 में आए थे दूसरी बार गढ़वाल में, और पहली बार आए थे 1791 में। तो उसी टाइम पे यहाँ पर नेपाल के जो शासक थे, उन्होंने यहाँ पर शासन किया काफ़ी टाइम तक। तो दोस्तों, उनकी ही देन मानी जाती है हिल यात्रा उत्सव। और हिल यात्रा उत्सव एक विशेष नाट्य शैली है दोस्तों, जिसका मुख्य पात्र क्या होता है? तो अभी अगर दोस्तों ऐसा प्रश्न बन जाएगा कि लखिया भूत का संबंध किससे है दोस्तों? लखिया भूत, तो लखिया भूत का संबंध किससे है दोस्तों? ये है हिल यात्रा उत्सव से। तो ये मुख्य पात्र होता है दोस्तों लखिया भूत इसका, जो कि हिल यात्रा उत्सव से संबंधित है दोस्तों। और इसमें एक और भी देखना है दोस्तों आपको, जो हिरण चित्तल अगर आ गया दोस्तों, कि हिरण चित्तल का पात्र किससे संबंधित है दोस्तों? हिरण चित्तल, तो ये भी हिल यात्रा उत्सव से संबंधित है दोस्तों। तो आपको दोनों फैक्ट याद रखने हैं जो भी मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं अभी। अब देख लेते हैं दोस्तों दूसरा प्रश्न। दूसरा है यहाँ पर, रामायण उत्सव का आयोजन किस माह में किया जाता है? पहला है चैत्र माह, दूसरा है बैसाख, तीसरा है श्रावण, चौथा है भाद्रपद। तो दोस्तों, इसका आंसर बताना है आपको कि रामायण उत्सव कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, बैसाख के महीने में देखा होगा आपने दोस्तों, उत्तराखंड में कई सारे मेले होते हैं। तो आपको अगर नहीं भी आता है तो दोस्तों आप बैसाख की ओर जा सकते हो दोस्तों। तो बैसाख का महीना ही रामायण उत्सव मनाया जाता है। और कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है चमोली के सलूट डुंगरा में। जो चमोली दोस्तों सलूट डुंगरा नामक जगह है दोस्तों, सलूट डुंगरा गांव है, जो वहीं मनाया जाता है दोस्तों रामायण। और रामायण एक सांस्कृतिक धरोहर है दोस्तों, जिसको यूनेस्को द्वारा इसको 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन दोस्तों 2 अक्टूबर 2009 को सांस्कृतिक धरोहर के रूप में स्थापित किया गया दोस्तों। 2009, 2 अक्टूबर 2009। तो आपको अच्छे से याद रख लेना है। रामायण से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों एग्जाम में हर बार ही। कभी पूछ लेगा कि रामायण उत्सव कहाँ मनाया जाता है, कौन सी जगह पे, कभी ये पूछ लेगा कि रामायण उत्सव को सांस्कृतिक धरोहर कब घोषित किया गया। तो दोस्तों आपको ये भी याद रख लेना है। अब रामायण उत्सव से कुछ और जानकारियां यहाँ पर देख लेते हैं। अगर दोस्तों ऐसा प्रश्न बन जाएगा कि इसका मुख्य पात्र कौन कौन से होते हैं दोस्तों? मुरैण दोस्तों, मोर मुरैण, कुरु जोगी, तो इसके मुख्य पात्र होते हैं दोस्तों। मोर मुरैण और कुरु जोगी दोस्तों इसके मुख्य पात्र हैं दोस्तों। इसमें मुखटा नृत्य के लिए यह फेमस है दोस्तों। आपने इंस्टाग्राम की रील में भी देखा होगा दोस्तों, सोशल मीडिया पे। तो वहाँ पर रामायण उत्सव की कई सारी वीडियो डाली गई हैं दोस्तों, आप देख सकते हो वहाँ पर। ये सांस्कृतिक धरोहर है दोस्तों, जो यूनेस्को की साइट पे है दोस्तों। तो आपको अच्छे से याद रख लेना है कि रामायण उत्सव के बारे में जितने भी मैंने आपको बताया दोस्तों। तो इसका राइट आंसर बैसाख का महीना हो जाएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं यहाँ पर तीसरे प्रश्न की ओर। कैलाश मानसरोवर यात्रा का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? पहला ऑप्शन है भारतीय विदेश मंत्रालय, दूसरा है यहाँ पर कुमाऊं मंडल विकास निगम, तीसरा है आईटीबीपी और चौथा है सिक्किम पर्यटन विकास निगम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए,
जो भारतीय विदेश मंत्रालय है दोस्तों, उसी के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर ऑप्शन देख के कंफ्यूज मत होना दोस्तों कि ये भी तो ऑप्शन में इनके द्वारा भी तो सहयोग किया जाता है। तो मुख्य रूप से दोस्तों जो इसका आयोजन किया जाता है दोस्तों, वो किया जाता है भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा। आयोजक सहयोगी संस्थाएं हैं दोस्तों, वो भी जो कुमाऊं मंडल विकास निगम है और ITBP और सिक्किम पर्यटन विकास निगम के द्वारा भी इसका आयोजन किया जाता है दोस्तों। और चीन सरकार जो तिब्बत है उसमें भी इसका सहयोग है दोस्तों। तो आपको तीनों याद रखने हैं दोस्तों, अन्य सहयोगी ये हो जाएंगे। और जो भारतीय विदेश मंत्रालय है दोस्तों, वो इसका मुख्य आयोजक संस्था है दोस्तों। इसकी मुख्य आयोजक संस्था कौन सी है? भारतीय विदेश मंत्रालय दोस्तों। तो आपको अच्छे से याद रख लेना है। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः कब प्रारंभ हुई, जो कि भारतीय चीन के युद्ध के कारण स्थगित रही थी दोस्तों? उस टाइम पे जब भारत और चाइना का युद्ध हुआ था दोस्तों, 1962 के टाइम पे भारत चाइना का युद्ध हुआ था। तो उस टाइम पे जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है दोस्तों, वो बैन कर दी गई थी चाइना सरकार के द्वारा। तो इसको पुनः कब प्रारंभ किया गया, यही प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो 1981 में है दोस्तों। इसी के द्वारा लिपुलेख दर्रे से जो कैलाश यात्रा जाती है दोस्तों उत्तराखंड के, तो इसको सुचारू रूप से खोल दिया गया था दोस्तों यात्रियों के लिए। तो आपको ये भी याद रखना है। और बंद कब कर दी गई थी दोस्तों? ये 20 सालों के लिए दोस्तों बंद रही थी दोस्तों। 1961 से और 1981 तक ये बैन रही थी दोस्तों। 20 साल के लिए बैन रही थी और उसके बाद 1981 में सुचारू रूप से यह यात्रा खोल दी गई थी दोस्तों यात्रियों के लिए। तो आपको ये भी याद रखना है दोस्तों। अगर भारत का अंतिम शिखर स्थल आएगा दोस्तों इसमें, तो अंतिम शिखर स्थल कौन सा है दोस्तों? तो वो है नवी ढांग। तो नवी ढांग इसका अंतिम है दोस्तों। नवी ढांग अंतिम पड़ाव है दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद चाइना लग जाता है दोस्तों, चाइना का बॉर्डर। तो नवी ढांग आपको याद रख लेना है दोस्तों अच्छे से। अब बढ़ते हैं दोस्तों पांचवें प्रश्न की ओर। जुंगराली दर्रा किस यात्रा से संबंधित है? तो दोस्तों ऐसे प्रश्न बन जाते हैं एग्जाम में कि कौन किससे संबंधित है दोस्तों। तो ऐसे ही प्रश्नों का ट्रेंड है दोस्तों, आपको ऐसे प्रश्नों पे कमांड बना के चलना है। तो देख लेते हैं यहाँ पर। पहला है नंदा राज जात, दूसरा है खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा, तीसरा है दयोरा यात्रा और चौथा है वारुणी पंचकोशी यात्रा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो जुंगराली दर्रा किससे संबंधित है दोस्तों? आपने पढ़ भी रखा होगा, ये है नंदा राज जात से संबंधित। तो जुंगराली दर्रा के पार होकर ही दोस्तों वहाँ पर मेढ़ा छोड़ा जाता है। जो चौसिंगा खाडू होता है माता का, उसको वहाँ पर छोड़ के जो यात्री हैं वो वापस आ जाते हैं और वो खाडू वहीं विलीन हो जाता है दोस्तों। तो आपको ये याद रखना है कि जुंगराली दर्रा किससे संबंधित है? तो ये नंदा राज जात से संबंधित है दोस्तों। और नंदा राज जात के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं यहाँ पर। कहाँ से कहाँ तक होती है दोस्तों? कांसुआ गांव के पास नौटी नामक स्थान है दोस्तों, वहीं से इसका शुरुआत होती है। और कहां तक? होमकुंड तक दोस्तों, होमकुंड। तो होमकुंड अगर संबंधित आ जाएगा दोस्तों, तो ऐसा प्रश्न भी बन जाएगा कि होमकुंड किससे संबंधित है? तो नंदा देवी राज जात से संबंधित है दोस्तों होमकुंड। आपको हेमकुंड नहीं रखना है दोस्तों याद, होमकुंड अलग है, हेमकुंड अलग है। तो आपको अच्छे से याद रख लेना है। अगर ऐसा प्रश्न बन जाएगा दोस्तों कि कितने किलोमीटर की यात्रा होती है दोस्तों, तो ये होती है 280 किलोमीटर की यात्रा। जो नंदा देवी राज जात है दोस्तों, ये काफी लंबी पद यात्रा है दोस्तों, 280। अगर हिमालय का महाकुंभ के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? वो भी नंदा देवी राज जात को जाना जाता है हिमालय का महाकुंभ के नाम से दोस्तों। ये 19-20 दिन की यात्रा होती है दोस्तों, 19 से लेकर 20 दिन की यात्रा होती है, जिसमें भक्तगण अपनी श्रद्धा के साथ दोस्तों पद यात्रा करते हैं 19-20 दिन तक। तो ये विश्व की अनोखी पद यात्रा है दोस्तों, आपको अच्छे से याद रख लेना है। होती है 12 साल बाद होती है दोस्तों ये यात्रा। और उत्तराखंड के निवासी अपनी बेटी की तरह, जो नंदा देवी हैं उनको अपनी बेटी की तरह मानते हैं, या कई लोग मतलब माँ की तरह मानते हैं, बेटी की तरह भी मानते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ का मायका माना जाता है दोस्तों उनका। तो विदाई के रूप में यात्रा जानी जाती है दोस्तों। मातृपक्ष से दोस्तों यह ससुराल गमन के लिए यात्रा प्रसिद्ध है दोस्तों। तो ये अपनी बेटी के विदाई के रूप में जानी जाती है जो नंदा देवी राज जात यात्रा है। तो आपको अच्छे से याद रख लेना है। अब देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर दूसरा ऑप्शन। दूसरा है दोस्तों खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा। ये कहाँ होती है दोस्तों? तो ये टिहरी में होती है दोस्तों। जो खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा है ये कहाँ होती है? तो ये टिहरी में होती है दोस्तों। और खतलिंग ग्लेशियर भी पढ़ रखा होगा आपने, कहाँ है दोस्तों? ये भी टिहरी में है। और दयोरा यात्रा कहाँ होती है दोस्तों? तो ये होती है पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में ही दयोरा यात्रा का आयोजन किया जाता है दोस्तों। ये भी देव यात्रा के रूप में जानी जाती है। और इसकी विशेषता क्या है दोस्तों? तो ये मार्ग में जो ध्यान होती है दोस्तों, ध्यान किसको बोलते हैं दोस्तों उत्तराखंड में?
जो बेटी ससुराल चली जाती है दोस्तों और अगर मायके आती है तो उसको ध्यान के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो ब्याही गई बेटी होती है उसको ध्यान कहा जाता है। तो अपनी सामर्थ्यानुसार देव यात्राओं को भातु देती है दोस्तों। और भातु किसको कहते हैं दोस्तों? जो भीगा हुआ चावल होता है दोस्तों, जो भात होता है दोस्तों, उसका भोग दिया जाता है दोस्तों। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है कि इसकी विशेषता कौन सी है दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों 6वें प्रश्न की ओर। आंगड़ी, सुराव, टांक, संतरात क्या है दोस्तों? तो ऐसी शब्दावली से प्रश्न बनते हैं दोस्तों एग्जाम में। आपने बहुत बार देख रखा होगा जिन्होंने पेपर दिए हैं दोस्तों प्रीवियस ईयर में जितने भी, तो ऐसे टाइप के प्रश्न बन रहे हैं दोस्तों। तो आंगड़ी, सुराव, टांक, संतरात क्या है दोस्तों? पहला ऑप्शन है औषधि, दूसरा है पकवान, तीसरा है परिधान, चौथा है वाद्य यंत्र। तो आपको इसका आंसर बताना है कि इसका क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। तो ये सुनने में थोड़ा अटपटे लग रहे हैं दोस्तों। आंगड़ी, सुराव, टांक, संतरात क्या है दोस्तों? तो ये परिधान है। इसके बारे में भी हमको जानकारी रखनी चाहिए दोस्तों। अपनी संस्कृति को बचाना है तो हमको इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल ही जानकारी होनी चाहिए। तो और जैसे दोस्तों उत्तराखंड के परिधान क्या क्या हैं? गाती हो गया दोस्तों, धोती हो गया। अब देख लेते हैं दोस्तों अंगाड़ी, सुराव, टांग, संतरात क्या है दोस्तों? तो आंगड़ी क्या है दोस्तों? गढ़वाली स्त्रियों का परिधान है दोस्तों। ये गढ़वाली स्त्रियों का परिधान हो जाएगा आंगड़ी। और सुराव क्या है दोस्तों? तो सुराव कुमाऊनी पुरुषों का परिधान है दोस्तों। कुमाऊनी पुरुषों का परिधान ही सुराव है दोस्तों। और टांक क्या है दोस्तों? तो टांक को भी देख लेते हैं। टांक भी कुमाऊनी पुरुषों का परिधान है दोस्तों। ये दोनों कुमाऊनी पुरुषों का परिधान हो जाएंगे। और संतरात को भी देख लेते हैं। तो संतरात क्या है दोस्तों? तो गढ़वाली बच्चों का परिधान है संतरात। गढ़वाली बच्चों का परिधान है संतरात। तो आपको जितने मैंने बताए हैं यहाँ पे सब याद रखने हैं आपको। अब बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। उत्तराखंड में गयनाथ के नाम से किसे जाना जाता है? पहला है मेलों को, दूसरा है यात्रा को, तीसरा है आभूषणों को और चौथा है खेतों को। तो गयनाथ के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो आपने एक बार पेपर में ऐसा प्रश्न बन गया था दोस्तों कि बमक उत्तराखंड में किसे कहा जाता है? बमक के नाम से स्थानीय नाम। तो बमक किसको कहते हैं दोस्तों? ये कहते हैं ग्लेशियरों को। तो ऐसा ही प्रश्न बन जाएगा दोस्तों, गयनाथ किसे कहते हैं? तो गयनाथ किसे कहते हैं? ये कहते हैं मेलों को। तो उत्तराखंड में कई तरह के मेले लगते हैं दोस्तों अलग अलग जिलों में। तो उनको गयनाथ के नाम से जाना जाता है कहीं कहीं पर। तो आपको अच्छे से याद रख लेना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों 8वें प्रश्न की ओर। उत्तराखंड में लोक संगीत का पितामह या जनक किसे कहा जाता है? पहला है नरेंद्र सिंह नेगी, दूसरा है चंद्र सिंह राय, तीसरा है हिरदा और चौथा है यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देख लेते हैं इसका राइट आंसर। तो किसको कहा जाता है दोस्तों? तो आप जाएंगे नरेंद्र सिंह नेगी जी की ओर, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। जो चंद्र सिंह राय जी है इनको लोक संगीत का पितामह कहा जाता है। और नरेंद्र सिंह नेगी को क्या कहा जाता है दोस्तों उत्तराखंड में? तो इनको गढ़रत्न कहा जाता है दोस्तों, गढ़रत्न। तो इनकी जन्म तिथि कब है दोस्तों? तो ये है 12 अगस्त को। तो 12 अगस्त को आपको ये भी याद रख लेना है कि इनकी जन्म तिथि कब है दोस्तों? तो 12 अगस्त को। इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था दोस्तों? तो इनको मिला था 2022 में, जो कि 2019-20 के लिए था दोस्तों। 2019-20 के लिए 2022 में मिला दोस्तों, ये भी याद रखना है आपको। अब बढ़ते हैं अगले। और एक सेकेंड दोस्तों मैं आपको ये भी बता देता हूँ यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। और हिरदा दोस्तों, हिरदा के नाम से किसे जाना जाता है उत्तराखंड में? तो हीरा सिंह राणा जी हैं, जो हीरा सिंह राणा जी, तो इन्हीं को हिरदा के नाम से जाना जाता है उत्तराखंड में। तो ये भी याद रखना है आपको। अब बढ़ते हैं दोस्तों 9वें प्रश्न की ओर। राज्य अभिलेखागार स्थित है कहाँ है दोस्तों? पहला ऑप्शन है मसूरी, दूसरा है देहरादून, तीसरा है नैनीताल, चौथा है हल्द्वानी। तो इसका राइट आंसर बताना है कि कौन सा हो जाएगा। तो राज्य अभिलेखागार कहाँ है दोस्तों? तो ये है देहरादून में। तो ज़्यादातर दोस्तों जितने भी कार्यालय हैं दोस्तों उत्तराखंड से संबंधित, तो सारे देहरादून में है ज़्यादातर, क्योंकि राजधानी यही है दोस्तों। हालांकि यहाँ पर अस्थायी राजधानी है दोस्तों, जो अस्थायी राजधानी है वो गैरसैंण में है, पर सारे कामकाज यहीं से देखे जाते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी आवागमन है दोस्तों, पब्लिक है दोस्तों, तो इसलिए यहाँ पर देहरादून में ही है। कार को कब बनाया गया था दोस्तों? ये बनाया गया था 2003 में, इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये भी याद रखना है आपको, 2003 में। अब देख लेते हैं दोस्तों 10वें प्रश्न को। राज्य में नाट्य कला के विकास हेतु रंगमंडल की स्थापना कब की गई थी? तो पहला ऑप्शन है 2000, दूसरा है 2003, तीसरा है 2001 और चौथा है 2004। तो इसका राइट आंसर बताना है कि नाट्य कला के विकास हेतु रंगमंडल की स्थापना कब की गई थी। तो एक की गई थी दोस्तों 2000 में। तो सन 2000 में ही इसकी स्थापना की गई थी। तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब देख लेते हैं दोस्तों रंगमंडल कहाँ कहाँ है दोस्तों। तो दोस्तों रंगमंडल की स्थापना देहरादून और अल्मोड़ा में की गई है दोस्तों।
देहरादून और अल्मोड़ा में आपको दोनों डिस्ट्रिक्ट याद रखने हैं। देहरादून में और अल्मोड़ा में ही रंगमंडल है दोस्तों। तो सांस्कृतिक राजधानी भी हमारी अल्मोड़ा है दोस्तों, तो ये भी याद रखना है आपको। अब बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर 11वें प्रश्न की ओर। भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय संस्था के 3 परिसरों में कौन सा शामिल नहीं है? तो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शनों को। पहला है देहरादून, दूसरा है अल्मोड़ा, तीसरा है पौड़ी, चौथा है रुद्रप्रयाग। तो 3 है दोस्तों और एक इसमें हटाना है, तो कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा दोस्तों। ये तो परीक्षा वाणी का क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद होगा ये भी कि कहाँ कहाँ है इसके परिसर, देहरादून, अल्मोड़ा, पौड़ी में दोस्तों, आपको अच्छे से याद रख लेना है। ऐसे ही प्रश्न बनते हैं दोस्तों एग्जाम में। अब देख लेते हैं दोस्तों 12वें प्रश्न को। राज्य के ऐसे कवि जो कवि के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी भी थे, कौन सा है दोस्तों? पहला है सुमित्रा नंदन पंत जी, दूसरा है मनोहर श्याम जोशी जी, तीसरा है शैलेश मटियानी जी और चौथा है गुणानंद पथिक जी। तो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर जो सुमित्रा नंदन पंत जी है कहाँ के निवासी हैं दोस्तों? इनका जन्म हुआ था दोस्तों कौसानी में हुआ था दोस्तों। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1900 में। तो दोस्तों ये भी याद रखना है आपको। नंदन पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था दोस्तों? ये मिला था दोस्तों 1960 को। और किसके चीज के लिए मिला था दोस्तों? ये मिला था दोस्तों कला और बूढ़ा चांद के लिए। तो कला और बूढ़ा चांद के लिए ही दोस्तों इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और इनको पद्मश्री कब मिला था दोस्तों? ये मिला था इनको 1961 में। तो ये भी याद रखना है आपको। और मनोहर श्याम जोशी जी को कब मिला था दोस्तों? ये मिला था दोस्तों 2005 में। और कौन से उपन्यास के लिए मिला था दोस्तों? तो जो क्या कुमाऊनी उपन्यास है दोस्तों, उन्हीं के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था दोस्तों मनोहर श्याम जोशी जी को। और शैलेश मटियानी जी तो उत्तराखंड के आंचलिक कथाकार है दोस्तों शैलेश मटियानी जी। इनकी कई रचनाएं हैं दोस्तों। मनोहर श्याम जोशी जी के बारे में थोड़ी बता देता हूं दोस्तों। तो मनोहर श्याम जोशी जी के कुछ आपको लिखने हैं दोस्तों। कौन कौन से हैं? हम लोग किसका है दोस्तों? हम लोग, तो ये मनोहर श्याम जोशी जी का है। काका जी कहिन, अगर ऐसा आएगा कि काका जी कहिन रचना किसकी है दोस्तों, तो ये भी मनोहर श्याम जोशी जी की है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने किसकी रचना है दोस्तों? ये भी मनोहर श्याम जोशी जी की है। और हमराही, जमीन आसमान, गाथा हो गया दोस्तों। हरिया हरकुलस की हैरानी, दोस्तों एग्जाम में बन गया था कि हरिया हरकुलस की हैरानी किसका उपन्यास है दोस्तों, तो ये भी मनोहर श्याम जोशी जी का है दोस्तों। और कुरु कुरु स्वाहा हो गई, मंदिर घाट की पुड़िया, किस्सा गो एक दुर्लभ व्यक्तित्व, टाटा प्रोफेसर वगैरह, और अप्पू राजा पापा कहते हैं आदि इनकी पटकथा भी लिखी गई है इन पे दोस्तों। और क्याप और कसप इनके कुमाऊनी उपन्यास है दोस्तों। तो ये भी याद रखना है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार मैंने आपको बता दिया है, तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा शैलेश मटियानी जी के बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होती है शैलेश मटियानी जी से। तो एक कथा शिल्पी, उपन्यासकार और चिंतक भी हैं दोस्तों। तो इनका वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? तो जो यहाँ पर शैलेश मटियानी जी, इनका वास्तविक नाम था दोस्तों रमेश चंद्र मटियानी जी। रमेश चंद्र मटियानी जी इनका वास्तविक नाम था दोस्तों। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी बन जाता है, जैसे एक बार आयोग ने ऐसा पूछ लिया था कि जो सुमित्रा नंदन पंत जी है इनका मूल नाम क्या था दोस्तों, तो इनका नाम था गुसें दत्त दोस्तों। तो ये भी याद रखना है आपको। और इनकी पत्रिकाएं देख लेते हैं दोस्तों। ज़्यादातर पत्रिकाओं से प्रश्न बनते हैं। तो जनपक्ष और विकल्प पत्रिकाएं किसकी है दोस्तों? जनपक्ष हो गया। और विकल्प पत्रिकाओं का संपादन किसने किया था दोस्तों? एक किया था शैलेश मटियानी जी ने। और इनके कई उपन्यास हैं दोस्तों, बोरीवली से बोरीबंदर तक, कबूतर खाना, अन्य रचनाएं इनकी किसी और वीडियो में बता दूंगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है दोस्तों? तो 2011 की जनगणना है दोस्तों, उसके आंकड़े आपको याद रखने हैं दोस्तों अच्छे से। वहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं, एक दो प्रश्न तो वहाँ से निश्चित ही बनते हैं दोस्तों एग्जाम में। तो आपको वहाँ से सारे आंकड़े याद कर लेने हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शनों को। तो पहला है दोस्तों 1.83%, दूसरा है 0.83%, तीसरा है यहाँ पर 1.69%। अब चौथा ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ये है यहाँ पर डी वाला ऑप्शन 0.81%। तो इसका राइट आंसर बताना है आपको कि कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। जो देश की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है उत्तराखंड में, तो ये है दोस्तों बहुत ही कम है दोस्तों, 0.83% ही है दोस्तों। और
ये वाला ऑप्शन भी याद करना है आपको। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से हो जाएगा कि उत्तराखंड में कितना क्षेत्रफल है भारत का, तो ये है 1.69। तो ये याद रखना है दोस्तों आपको। दोस्तों अब देख लेते हैं यहाँ पर 14वें प्रश्न को। सर्वाधिक व सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले क्रमशः हैं, कौन कौन से हैं दोस्तों? तो दो जिले हैं जो सर्वाधिक है और सबसे कम है। तो पहला ऑप्शन है रुद्रप्रयाग पिथौरागढ़, दूसरा है यहाँ पर अल्मोड़ा पिथौरागढ़, तीसरा है अल्मोड़ा बागेश्वर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है आपको। सेलेक्शन करना पड़ेगा दोस्तों। सबसे कम शिशु हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर शिशु, क्योंकि ऑप्शन ऐसे ही बने हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको शिशु ऐड करना है। सर्वाधिक और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले क्रमशः कौन कौन से हैं दोस्तों? तो देख लेते हैं यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ है दोस्तों। अल्मोड़ा में तो सर्वाधिक है दोस्तों, कितना है? तो ये है दोस्तों 922, मतलब 1000 बच्चों में जो 922 है दोस्तों वो बालिकाएं हैं और बालक 1000 पे 922 है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। अब पिथौरागढ़ में कितने हैं दोस्तों? पिथौरागढ़ में कितने हैं? पिथौरागढ़ में देख लेते हैं, ये है 816। तो यहाँ पर लिंगानुपात बहुत ही डाउन है दोस्तों। तब अब बढ़ते हैं दोस्तों 15वें प्रश्न की ओर। 2001 और 11 के दौरान राज्य के 11 जिलों में 10वीं वृद्धि दर में पूर्व की अपेक्षा सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई। तो कहाँ कहाँ की गई दोस्तों ये? तो देख लेते हैं यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो टिहरी गढ़वाल में है दोस्तों, सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई थी पूर्व की अपेक्षा दोस्तों। तो प्रश्न ऐसा बन जाएगा दोस्तों घुमाने के लिए वहाँ पर। और ऐसे में तो 10वीं वृद्धि दर में सबसे ज़्यादा गिरावट कहाँ आई थी दोस्तों? जो निरंतर में आई थी दोस्तों वो आई थी पौड़ी में। पहले पौड़ी और दूसरा कौन सा? अल्मोड़ा में दोस्तों। अल्मोड़ा में और पौड़ी में माइनस में रहा था दोस्तों वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर, क्योंकि वहाँ पर पलायन हो रहा है दोस्तों बहुत ज़्यादा, तो इसी वजह से वहाँ पर गिरावट आई थी। तो आपको याद रखना है कि सर्वाधिक 10वीं वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है दोस्तों? वो है उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला है। और कितनी है दोस्तों सर्वाधिक 10वीं वृद्धि दर कितनी हुई दोस्तों? यहाँ पर 2001 से 11 के बीच में, 2001 से और 11 के बीच में कितनी रही दोस्तों? ये रही 33.45% दोस्तों। ये भी याद रखना है आपको कि कितनी रही, 33.45% रही दोस्तों। तो आपको सारे आंकड़े याद रखने हैं जितने मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पर। अब बढ़ते हैं दोस्तों 16वें प्रश्न की ओर। राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 जिले घटते क्रम में हैं। पहला है अल्मोड़ा, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर। दूसरा ऑप्शन है अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, बागेश्वर। तीसरा है अल्मोड़ा, देहरादून, टिहरी, पौड़ी और चौथा है अल्मोड़ा, पौड़ी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है आपको कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 जिले घटते क्रम में जो सबसे ज़्यादा है वो दोस्तों उसको पहले रखना है, कि सर्वाधिक लिंगानुपात जिसका है उसको पहले रखना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है आपको। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो अल्मोड़ा है दोस्तों उसका सर्वाधिक है दोस्तों। अगर अल्मोड़ा का आ जाएगा दोस्तों तो सर्वाधिक लिंगानुपात अल्मोड़ा का है और ये कितना है? 1139 है दोस्तों। 1000 पुरुषों पे यहाँ पर 139 महिलाएं अतिरिक्त है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है 1139। अब रुद्रप्रयाग का कितना है दोस्तों? तो रुद्रप्रयाग का है दोस्तों 1114। और पौड़ी का कितना है दोस्तों? तो पौड़ी का है 1103। सॉरी दोस्तों, इसका हो जाएगा 1103। अब चौथा कौन सा है? चौथा है बागेश्वर, इसका है 1090। तो दोस्तों आपको टॉप के 4 तो याद रखनी है दोस्तों। इनसे पूछ लेगा दोस्तों कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, तो आपको अच्छे से याद रख लेना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। 17वां है दोस्तों यहाँ पर। राज्य के कितने जिलों का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? पहला है 6, दूसरा है 8, तीसरा है 7 और चौथा है 9। तो कितने राज्यों का लिंगानुपात है दोस्तों 1000 से अधिक? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो 7 जिले हैं दोस्तों उन्हीं का लिंगानुपात 1000 से अधिक है दोस्तों। तो ज़्यादा डीपली पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है जिलों को जानने की यहाँ पर। तो 7 ऐसे ही पूछ लेगा कि कितने, तो 7 हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों 18वें प्रश्न की ओर। राज्य की औसत साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि कब हुई थी दोस्तों? तो ऐसे प्रश्न बनते हैं दोस्तों एग्जाम में। पहला ऑप्शन है 1961 से 71, दूसरा है 1971 से 81, तीसरा है 1951 से 62 और चौथा है यहाँ पर 1971 से 75 दोस्तों। तो इसका राइट आंसर बताना है आपको ऑप्शन नंबर ए, जो 1961 और 71 के दशक में ही दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ पर हुई थी दोस्तों। तो ये भी याद रखना है आपको। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। 19वां, राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले शीर्ष 3 जिले हैं दोस्तों। तो कौन कौन से हैं? तो सर्वाधिक महिला साक्षरता, तो दोस्तों आपको देहरादून तो पता ही होगा कि सर्वाधिक महिला साक्षरता देहरादून में ही है, बट आपको 2 और भी बताने हैं यहाँ पर। तो कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों?
तो इनका सीरियल बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए देहरादून चमोली नैनीताल, दूसरा है देहरादून नैनीताल चमोली, तीसरा है रुद्रप्रयाग देहरादून नैनीताल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आपको टॉप के 3 याद रखने हैं दोस्तों, टॉप 3 आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से हो जाएंगे, तो ये आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं दोस्तों कि पुरुष साक्षरता में टॉप पे कौन है दोस्तों? वो है रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग पुरुष साक्षरता में हो जाएगा और महिला साक्षरता में देहरादून हो जाएगा दोस्तों। साक्षरता दर की दृष्टि से भारत में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है दोस्तों? तो ये है 17वां स्थान दोस्तों, 17वां स्थान आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं दोस्तों महिला साक्षरता में देश में कौन सा स्थान है दोस्तों? वो है महिला साक्षरता में है दोस्तों 20वां और पुरुष में है दोस्तों कितना? 13वां। तो आपको औसत का भी याद रखना है और महिला और पुरुष का दोनों का याद रखना है। जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूं आपको यहाँ पर और भी याद रखने हैं। यहाँ पर बता देता हूं आपको कि सबसे कम औसत साक्षरता दर किसकी है दोस्तों? तो वो है यूएसएन की, उधम सिंह नगर की। अगर ऐसा आ जाएगा दोस्तों कि पुरुष साक्षरता सबसे कम किसकी है, तो सबसे कम है दोस्तों हरिद्वार की और सबसे ज्यादा किसकी थी? रुद्रप्रयाग की। अब महिला साक्षरता किसकी है सबसे ज्यादा? तो वो है देहरादून की और सबसे कम उत्तरकाशी की है दोस्तों। उत्तरकाशी की स्थिति दयनीय है दोस्तों, वहां पर महिला की साक्षरता बिल्कुल ही डाउन है। 20वें प्रश्न की ओर, राज्य में नगरीकरण की दृष्टि से उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? पहला है यहाँ पर 18वां, दूसरा है 22वां, तीसरा है 20वां और चौथा है 21वां। तो नगरीकरण की दृष्टि से कौन सा स्थान हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड का दोस्तों आपके लिए? तो ये 20वां स्थान है दोस्तों उत्तराखंड का नगरीकरण की दृष्टि से दोस्तों। तो दोस्तों सब सर्वाधिक नगरीकरण कहाँ है दोस्तों? तो वो है देहरादून में और सबसे कम कहाँ है दोस्तों? वो है बागेश्वर में। तो आपको अच्छे से याद रख लेना है कि देहरादून में सर्वाधिक है और सबसे कम बागेश्वर में है दोस्तों नगरीकरण। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों जितना भी मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया समझाया। मद्देनजर रखते हुए दोस्तों आपको यहाँ पर रेगुलर क्लास दूंगा दोस्तों, आपको सपोर्ट बना के चलना है। वीडियो को शेयर भी करना है दोस्तों, लाइक कमेंट भी करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर रखते हैं दोस्तों। रोज़ 20 प्रश्न लाता हूँ आपके लिए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के हों। तो दोस्तों थैंक यू वीडियो देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।